हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। देखिए, हम लोग का जो पेपर 6 है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, देखिए उसमें स्कूल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग को स्कूल के बारे में इसलिए पढ़ना है कि आप लोग जब मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड कर लीजिएगा, तो फिर आप स्कूल में जाइएगा तो क्या उसका कार्य है, उसका मेन दायित्व क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ के बारे में जानना है। इसलिए हम लोग को सिलेबस में दिया गया है, जो बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें हम लोग को स्कूल के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि स्कूल क्या होता है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि विद्यालय क्या है तथा विद्यालय में समाजीकरण कैसे होता है। मतलब समाजीकरण जैसे बोला जाता है ना कि समाजीकरण का दो संस्था है, एक प्राथमिक संस्था होता है और एक होता है द्वितीयक संस्था। प्राथमिक या मुख्य संस्था, प्राथमिक संस्था में कौन आता है, जो परिवार होता है उसका जो रिलेटिव जो एकदम मतलब क्लोज रिलेटिव होता है वो सब प्राथमिक संस्था में आते हैं। और जो द्वितीयक संस्था में जो आते हैं, जो समाज हुआ, फिर विद्यालय हुआ, मतलब ये सब जितना हुआ जो मतलब सेकेंडरी मतलब होते हैं, वो सब चीज़ क्या होता है कि द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। तो वही चीज़ है कि विद्यालय क्या है, क्वेश्चन है आपका, विद्यालय क्या है तथा विद्यालय में समाजीकरण कैसे होता है। देखिए, आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि मानव जीवन को उन्नतशील, सफल एवं सुखी बनाने के लिए समाज में विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया गया है। देखिए, एगो चीज़ आप देखिएगा, आप जिस समाज में रहिएगा तो उस समाज को मानव जीवन को उन्नतशील, सफल एवं सुखी बनाने के लिए समाज में विभिन्न संस्था, जैसे मान लीजिए स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, मतलब बहुत ऐसा आपको संस्था मिलेगा जो मानव को क्या करा है कि उन्नतशील मतलब अच्छा बना रहा है, समझ रहे हैं ना, अच्छा बना रहा है, सफल बना रहा है, सुखी बना रहा है, उसके लिए बहुत सारे संस्था है, समिति है। तो वही लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि मानव जीवन को उन्नतशील, सफल एवं सुखी बनाने के लिए समाज में विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का क्या किया गया है, गठन किया गया है। इन विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं में से विद्यालय का स्थान सर्वोपरि है। मतलब जितना भी चीज़ है उसमें सबसे स्थान सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर किसका है, तो विद्यालय का है। देखिए क्यों विद्यालय का, इसको आगे हम बताते हैं। विद्यालय का स्थान क्या है, सर्वोपरि है। फिर लिखा हुआ है कि विद्यालय ही ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, सर्वांगीण का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट में देखते हो ऑलराउंडर खिलाड़ी होता था, क्या होता है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग और सब चीज़ में वो निपुण होता है। वैसे ही जो विद्यालय क्या करता है, बालक का सर्वांगीण विकास करता है, मतलब उसका चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मतलब जितना भी है उस सब चीज़ का विकास, सामाजिक, ये सब चीज़ का विकास करता है, मतलब सर्वांगीण विकास करता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि विद्यालय ही ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति का क्या होता है कि सर्वांगीण विकास होता है। वर्तमान समय में बालक की शिक्षा में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों स्थान है, देखिए महत्वपूर्ण स्थान है, विद्यालय ही व्यक्ति के जीवन को उन्नतशील तथा राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब अभी देखिए वर्तमान समय में क्या है कि बालक की शिक्षा में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए वर्तमान समय की जो शिक्षा है ना, वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रहा है कि मतलब बालक को केंद्रीय स्थान रखें, मतलब बालक की क्या रुचि है, बालक की चीज़ में जिज्ञासा, मतलब क्या चीज़ उसका मतलब उसमें रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ पर विशेष ध्यान रखकर उसका हम क्या करते हैं, मतलब वही चीज़ पर विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, मतलब बालक को केंद्र में रख के, तो वही बाल केंद्रित शिक्षा हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय में क्या है कि बालक की शिक्षा में विद्यालय क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। फिर वही आगे लिखा है कि विद्यालय ही व्यक्ति के जीवन को उन्नतशील तथा राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए फिर अब लिखा है कि इंट्रोडक्शन में है कि प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय जैसी कोई संस्था नहीं थी। देखिए पहले क्या था कि आप एक चीज़ देखिएगा, देखिए अभी वर्तमान समय में शिक्षा क्या हो गया कि सबके लिए मतलब जरूरी हो गया है, मतलब निःशुल्क शिक्षा भी दिया रहा है 6 से 14 साल के बच्चे को। संविधान के अनुच्छेद 21 के क में भी ऐसा वर्णन किया गया है। देखिए एगो चीज़ आप देखिएगा, देखिए पहले जो शिक्षा था तो राजा महाराजा तक ही सीमित था कि गुरुकुल में उसके जो बेटा जो राजकुमार जो होते थे तो वो सब क्या करते थे, शिक्षा था, और लेडीज के लिए तो था ही नहीं, तो मतलब लड़की मतलब महिला के लिए। तो और जो नीचे तबके के लोग थे, जो वंचित समाज के लोग थे, उसको शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो गुरुकुल में उन्हें दिया जाता जो राजा महाराजा के बेटे या जो होते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि सबके लिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि संविधान में भी, हम लोग को संविधान में भी वर्णन किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को क्या चाहिए कि अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। तो वही चीज़ कहा गया है
कि प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय जैसी कोई संस्था नहीं थी, क्योंकि तब समाज के ज्ञान का भंडार सीमित था। मतलब उस समय उतना पढ़ाई उढ़ाई का उतना नहीं था, मतलब सिर्फ राजा महाराजा के बेटे ही क्या करते थे कि पढ़ाई करते थे, वही ज्ञान का भंडार क्या था, सीमित था। लेकिन औद्योगिक क्रांति एवं वैज्ञानिक प्रगति ने समाज में शिक्षा को आवश्यक बना दिया। देखिए, जब जब औद्योगिक क्रांति हुआ, फिर वैज्ञानिक प्रगति ने समाज में क्या किया, शिक्षा को आवश्यक बना दिया। अतः नई पीढ़ी में इस नवीन ज्ञान का हस्तांतरण परिवार के द्वारा संभव नहीं हो सक रहा था। देखिए, मान लीजिए अब सबको शिक्षा चाहिए तो परिवार में तो नहीं हो सकता है। देखिए, विद्यालय क्या है कि वहाँ पर एक माहौल बन जाता है, लेकिन आप घर पर उतना माहौल नहीं बना पाइएगा, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि या तो नई पीढ़ी में, मतलब जो नया हमारा जनरेशन आएगा, नई पीढ़ी में इस नवीन ज्ञान का हस्तांतरण परिवार के द्वारा संभव नहीं था, तो समाज ने अपने ज्ञान विज्ञान को नवीन पीढ़ी में सफलतापूर्वक हस्तांतरित करने के लिए विद्यालय नामक संस्था की क्या करी, आवश्यकता पड़ी। मतलब क्या करी कि विद्यालय नामक संस्था की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। अभी वर्तमान समय में विद्यालय समाज द्वारा स्थापित औपचारिक संस्था है। देखिए, अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यालय कैसा संस्था है, तो औपचारिक। देखिए, औपचारिक का मतलब क्या होता है, जहाँ टाइम टेबल फिक्स हो, जहाँ पे एक सिलेबस के द्वारा पढ़ाया जाए, मतलब एक कोई चीज़ फिक्स के मतलब फिक्स हो, उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में आते हैं, टाइम होता है ना कि 9 से लेकर 3 बजे 4 बजे ले पढ़ाई होगा, फिर एक सिलेबस के तहत पढ़ाई होता है कि हाँ कि इस एक साल में इतना चीज़ हमको पढ़ना है, फिर होता है उसमें पास कीजिएगा तो सर्टिफिकेट देगा। लेकिन आप घर पर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं या जो, उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। आप सिर्फ शिक्षा लीजिए, जब मन करे तब पढ़ सकते हैं। लेकिन विद्यालय में ऐसा बात नहीं। विद्यालय में क्या होता है कि फिक्स टाइम होता है, इतना में मिलता है, तो वही औपचारिक। तो औपचारिक का मतलब यही होता है। और अनौपचारिक का मतलब होता है जो जिसके लिए टाइम फिक्स नहीं हो। तो विद्यालय क्या है कि एक औपचारिक संस्था है, मतलब समाज द्वारा स्थापित क्या है, एक औपचारिक संस्था है, औपचारिक संस्था है। फिर आगे लिखा है कि वर्तमान समय में विद्यालय का स्वरूप बाल केंद्रित है। देखिए, पहले ही बताया है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा चल रहा है क्या है कि वो विद्यालय का स्वरूप क्या है, बाल केंद्रित, मतलब बालक के अनुरूप ही हमको शिक्षा देना है। अब देखते हैं कि विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, लिखा है विभिन्न दृष्टियों से विद्यालय का अर्थ निम्न है। मतलब देखते हैं कौन कौन दृष्टि में। देखिए, पहला है पाश्चात्य दृष्टि में विद्यालय का। पाश्चात्य का मतलब होता है कि फॉरेन फॉरेन, मतलब विदेशी अर्थ में क्या है, मतलब विद्यालय का अर्थ। देखिए, लिखा है विद्यालय अंग्रेजी भाषा के स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस स्कूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कूला शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है अवकाश। मतलब लीजल बोलते हैं ना, लीजल पीरियड चल रहा है, तो वही लीजल अवकाश का मतलब क्या आता है, जहाँ पर हम अपने वाद विवाद कोई चीज़ हम प्रश्न पूछते हैं, तो स्कूल में वही चीज़ ना होता है कि अपने चीज कोई चीज़ सीखते हैं। तो हम लोग अवकाश में, जैसे मान लीजिए हम छुट्टी में रहते हैं, क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, यही सब चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि विद्यालय अंग्रेजी भाषा के स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस स्कूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कोला शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, अवकाश होता है। देखिए, ये पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय का अर्थ। अब देखिए, मतलब विदेशी दृष्टि से। अब देखते हैं भारतीय दृष्टि से विद्यालय का अर्थ क्या हुआ। देखिए, लिखा हुआ है कि विद्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुआ है। पहला विद्या प्लस आलय। मतलब विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, दो शब्द से हुआ। जो पहला शब्द है विद्या प्लस आलय, अर्थात वह स्थान जहाँ पर विद्या प्राप्त किया जाए, वह स्थान क्या होता है, विद्यालय होता है। मतलब विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, दो शब्दों से हुआ है। कौन, विद्या प्लस आलय, अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो ये हो गया भारतीय दृष्टि से विद्यालय का अर्थ। अब देखते हैं वास्तविक अर्थ क्या होता है विद्यालय का। मतलब वास्तविक मतलब कि उसका रियल अर्थ क्या है विद्यालय का, तो वही देखते हैं। लिखा है विद्यालय का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ कोई बालक का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, सर्वांगीण मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। मतलब अभी क्या है, मतलब विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, जो अभी वास्तविक अर्थ है। फिर लिखा हुआ है विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विद्यालय की निम्नलिखित परिभाषा दी है। मतलब अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विद्यालय की निम्नलिखित परिभाषा दी है। देखिए, पहला है जॉन डीवी के अनुसार। मतलब जॉन डीवी आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े प्रयोजनवादी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, लिखा हुआ है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के विशेष प्रकार की क्रियाएं, व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक के विकास सही दिशा में हो सके। देखिए, जो जॉन डीवी है वो कह रहे हैं, अमेरिका के थे, कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण, मतलब एक ऐसा वातावरण मतलब निर्मित करता है जहाँ क्या है कि जीवन के विशेष विशेष प्रकार की क्रियाएं,
व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास सही दिशा, मतलब विद्यालय में ऐसी दृष्टि से दी जाती है शिक्षा, इस उद्देश्य से दी जाती है क्या करे कि बालक का सही दिशा में विकास हो सके। फिर आगे डिफिनीशन है बालकृष्ण जोशी के अनुसार। दूसरा डिफिनेशन किसके अनुसार है? बालकृष्ण जोशी के अनुसार लिखा हुआ है कि विद्यालय के स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की विशिष्ट ज्ञान, व्यवसायों एवं कार्यों की शिक्षा देना है। देखिए देखिए बालकृष्ण जोशी है, उनके अनुसार विद्यालय का डिफिनेशन क्या है कि विद्यालय के स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की विशिष्ट ज्ञान, व्यवसाय एवं कार्यों की शिक्षा देना है। समझ गए? मतलब विशिष्ट ज्ञान देना है, व्यवसाय एवं कार्यों की शिक्षा देना है। कोई का व्यवसाय कैसे होगा। फिर है तीसरा डिफिनीशन है ओटावे के अनुसार। देखिए ओटावे के अनुसार डिफिनीशन क्या है कि विद्यालय एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जहाँ समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण प्रदान की जाती है। देखिए ओटावे के अनुसार दिया गया है, मतलब डिफिनीशन कि विद्यालय का ऐसा सामाजिक आविष्कार है, मतलब समाज द्वारा आविष्कार किया गया है जहाँ समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार क्या दिया जाता है? शिक्षण प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं चौथा डिफिनीशन रॉस के अनुसार लिखा हुआ है कि विद्यालय वह संस्था है जिनको सब मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित की जाती है कि समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य बालक की तैयारी कर सके। मतलब देखिए रॉस के अनुसार करना है कि विद्यालय वह संस्था है जिनको सब, मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्ति, सब मतलब होता है जेंटलमैन, मतलब जेंटलमैन मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित की जाती है कि समाज में क्या हो कि सुव्यवस्थित एवं योग मतलब अच्छा बालक की तैयारी कर सके। अब देखते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। देखिए लिखा हुआ है विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभा, मतलब यहाँ लोकसभा भी आप लिख सकते हैं, विधानसभा, न्यायालय एवं कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। देखिए सही बात कहा है कि कितनों अब लोकसभा न्यायालय में कुछ कर लिए, लेकिन जो पढ़ाई विद्यालय में होता है होगा वो नहीं। वही चीज़ कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण किसमें होता है? विधानसभा, न्यायालय एवं कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालय में होता है। विद्यालय की निम्नलिखित विद्यालय की विभिन्न महत्व एवं आवश्यकता है। देखिए कौन कौन है। पहला लिखा है कि विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान है। देखिए लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि कोई भी बालक का घर या परिवार ही उसका प्रथम पाठशाला होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घर या परिवार का प्रथम पाठशाला कौन होता है, सॉरी बालक का प्रथम पाठशाला कौन होता है? तो घर या परिवार। तो ये चीज़ क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी बालक का घर या परिवार ही उसका प्रथम पाठशाला होता है। फिर भी जो शिक्षा बालक घर पर प्राप्त करता है वह बहुत ही संकुचित, मतलब छोटा होता है, मतलब छोटा फॉर्म में होता है, संकुचित होता है। अतः बालक को बहुमुखी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय महत्वपूर्ण है उसके लिए। दूसरा है आदर्शों एवं विचारधाराओं का प्रभाव। लिखा हुआ है विश्व के आदर्शों एवं विचारधाराओं का प्रसार करने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण बनाए। देखिए मान लीजिए कोई आपको देश के आदर्श के बारे में जानना चाहे, वहाँ देश के कोई मतलब वैज्ञानिक के, मतलब कोई मतलब दार्शनिक है, उसका आपको आदर्श जानना, जैसे महात्मा गांधी का आदर्श जानना है। तो मान लीजिए अब साउथ अफ्रीका कोई आदमी का जानना चाहे, ऑस्ट्रेलिया का, तो क्या करेंगे? बुक के माध्यम से पढ़ लेंगे स्कूल में। अब तो यहाँ आके तो अध्ययन नहीं करेंगे। तो क्या है कि जो स्कूल होता है वो क्या होता है कि विश्व के जितने आदर्श एवं विचारधाराओं क्या है प्रसार, जैसे मान लीजिए हमको कार्ल मार्क्स के बाद मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ना है, तो क्या है कि हम बुक के माध्यम से उनका विचारधारा पढ़ लेते हैं, हमको तो मतलब रूस तो जाना नहीं पड़ता है। वही चीज़ क्या है कि विश्व के आदर्शों एवं विचारधाराओं का प्रसार करने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण माना गया। मतलब विद्यालय में ही पुस्तक रहता है, लाइब्रेरी रहता है, उसी के माध्यम से हम पढ़ लेंगे। फिर आगे लिखा है तीसरा शिक्षित नागरिकों का निर्माण। विद्यालय ही एकमात्र संस्था है जो जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं आगे का लिखा है चौथा पॉइंट प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण। देखिए लिखा है विद्यालय बालक की प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त एवं संतुलित वातावरण पर। देखिए आप घर में जाइए, देखिए आप देखिएगा बहुत स्कूल क्या होता है कि शांत जगह पर रहता है, शहर से अलग रहता है, मतलब जो कोलाहल रहता है उससे क्या रहता है? अलग रहता है। क्यों रहता है? इसके पीछे कारण क्या है कि उसको एक संतुलित वातावरण मतलब मिले, मतलब बालक को। इसलिए स्कूल क्या देखिएगा, स्कूल या कॉलेज सब क्या रहता है एकदम आपको एकदम चौड़ उड़ में मिलेगा जहाँ एकदम शांत वातावरण हो, क्योंकि वहाँ उसको एक कह रहे हैं कि संतुलित वातावरण प्रस्तुत हो सके। आइए अब देखते हैं अगला चौथा 5वां पॉइंट है
आवश्यक, यहाँ पर 5 होगा, गलती से 4 लिखा गया है, यहाँ पर 5 कर लीजिएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा। लिखा हुआ है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। देखिए ये सबसे जरूरी है। देखिए आप अच्छा शिक्षा प्राप्त कीजिएगा तो आपको उतना अच्छा आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जितना आप मतलब होगा उतना आवश्यकता पूर्ति कर, जितना अच्छा शिक्षा। तो वही चीज़ देखिए, बहुत अच्छा बात लिखा है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसीलिए वर्तमान भौतिकवादी युग में, मतलब अभी का जो युग चल रहा है, वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे मान लीजिए आज आप मोटरसाइकिल खरीद लीजिएगा, तो फिर सोचेगा ना आप कार खरीदें, फिर कार के बाद सोचेगा नहीं अब अच्छा थोड़ा मतलब अच्छा कार होना चाहिए, मतलब BMW ये सब। तो वही चीज़ कहा गया है कि हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। इसीलिए वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्तियों की आवश्यकताएं एवं इच्छाओं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मान लीजिए पहले साइकिल था, साइकिल बाद सबको मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल बाद कार हो गया, मतलब दिन पर दिन क्या हो रहा है, उसका आवश्यकता एवं इच्छा मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विद्यालय में बालक की रुचि एवं आवश्यकताएं के अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है। देखिए बालक जो विद्यालय क्या होता है, बालक की रुचि एवं आवश्यकताएं के अनुकूल क्या बनाया जाता है, उसी के अनुकूल क्या बनाया जाता है, शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है, जिससे वह तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर अपनी और समाज की आवश्यकता क्या करे, पूर्ति कर सके। समझ रहे हैं ना। तो मतलब समाज मतलब इस विद्यालय में ऐसा मतलब शैक्षिक वातावरण बनाया गया है जो अपनी आवश्यकता को क्या कर से पूर्ति कर सके। फिर अब 5वां देखते हैं कि बालक के व्यक्तित्व का विकास। देखिए विद्यालय होता है, लिखा हुआ है परिवार, घर, समाज एवं धर्म आदि शिक्षा के उत्तम साधन। देखिए परिवार भी है, घर है, समाज, धर्म आदि क्या है, शिक्षा के उत्तम साधन है। लेकिन न तो इसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है, न ही इसका पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। देखिए जो धर्म होता है या मतलब समाज है, घर है, परिवार, ये सब क्या होता है कि शिक्षा का साधन है, लेकिन न तो इसका क्या होता है कोई निश्चित उद्देश्य होता है, न ही क्या होता है एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम। इसका कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं होता है कि हमको बच्चा को ऐसे पढ़ाना है, जिससे बालक का व्यक्तित्व उतना विकास नहीं हो पाता है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा निश्चित उद्देश्य होता है, मतलब सॉरी लिखा है, लेकिन विद्यालय का एक निश्चित उद्देश्य होता है और पूर्ण नियोजित कार्यक्रम, जिससे बालक का व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा विकास होता है। देखिए मान लीजिए आप विद्यालय में जाते हैं, देखिएगा कि उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि एक साल में हमको 5 क्लास से मतलब एक होता है कि इतना, एक महीना में इतना चीज़ पढ़ लेना है। मतलब ये क्या होता है कि एक निश्चित उद्देश्य होता है कि ये चीज़ पढ़ने के बाद, मैट्रिक करने के बाद ये चीज़ करेंगे। और पूर्व नियोजित कार्यक्रम कि 9 बजे से 10 बजे प्रार्थना, ये सब रहता है ना, तो एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया रहता है। तो वही चीज़ है। लास्ट अब देखते हैं विद्यालय का कार्य क्या है। लिखा हुआ है कि विद्यालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है बौद्धिक विकास का कार्य। लिखा हुआ है कि विद्यालय का प्रथम एवं प्रमुख कार्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है। मतलब बौद्धिक मतलब मस्तिष्क का विकास करना है, मानसिक विकास करना है। छात्रों की मानसिक क्रियाओं को जैसे समझ, स्मृति, कल्पना एवं तर्क चिंतन आदि का विकास विद्यालय में विभिन्न विषयों के अध्ययन के द्वारा। जैसे मैथ पढ़ेगा, मैथ तो तर्क चिंतन करने लगेगा। फिर उसके बाद ये सब चीज़ स्मृति, जैसे भाषा उषा पढ़ेगा तो उसका स्मृति अच्छा होगा। फिर साइंस पढ़ेगा, समझ ये सब। फिर कल्पना शक्ति का विकास सब होगा, मैथ उथ बनाएगा। तो वही चीज़ है कि विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है कि बौद्धिक विकास करना। दूसरा पॉइंट है शारीरिक विकास का कार्य। विद्यालय बालक को मानसिक क्रिया विकास के साथ साथ उनके शारीरिक एवं स्वास्थ्य का भी प्रशिक्षित करता है। शारीरिक मतलब शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य के, मान लीजिए विद्यालय में देखिए खेल होता है, विभिन्न प्रकार के खेल सब होता है, जिससे क्या होता है उसका शारीरिक विकास होता है। तीसरा पॉइंट है चारित्रिक एवं नैतिक विकास। लिखा हुआ है बालक अपने परिवार से चारित्रिक एवं नैतिक गुणों को बीज रूप में लेकर आता है। मतलब बीज रूप में एकदम छोटा रूप में लेकर आता है कौन, चारित्रिक एवं नैतिक विकास बालक अपने घर से। लेकिन विद्यालय में जैसे ही प्रवेश करता है, इन्हीं गुणों के अंकुरन एवं व्यापक संदर्भ में विकसित करने का कार्य विद्यालय करता है। देखिए जैसे विद्यालय में प्रवेश करेगा ना, तो विद्यालय क्या करता है कि उसको जो बीज है जो चारित्रिक एवं नैतिक विकास का, उसका अंकुरन मतलब उसको निकालता है और व्यापक संदर्भ में क्या करता है, विकसित करने का कार्य करता है। फिर अब देखते हैं चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। लिखा हुआ है विद्यालय का मुख्य कार्य है कि समाज की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं एवं रीति रिवाजों का संरक्षण तथा भावी पीढ़ी मतलब भविष्य के लिए, मतलब हमारा जो अगला जनरेशन आएगा वो भावी पीढ़ी हो गया, भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए साथ साथ नवीन सामाजिक मूल्यों का विकास करना भी है। देखिए विद्यालय देखिएगा, एगो चीज़ आप देखिएगा, हम लोग टीचर डे मनाते हैं, चाहे कोई डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? देखिए इसे मनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उस चीज़ को हम
बार बार रिपीट करेंगे तो उस चीज़ को हम भूलेंगे नहीं। हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसको हस्तांतरित करते रहेंगे। तो हम चीज़ छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर अगला पीढ़ी उसको नहीं कर पाएगा। कोई चीज़ आप देखते होंगे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहता है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है कि समाज की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा एवं रीति रिवाजों क्या करना, संरक्षण तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करना। फिर आगे लिखा है 5वां पॉइंट कि नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। लिखा हुआ है विद्यालय ऐसे नेता का सृजन करता है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या बनाती है, योग बनाती है। देखिए इसमें हम विद्यालय के योगदान सामाजिकरण में नहीं लिखे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और इसीलिए हम अगला पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपको सामाजिकरण में विद्यालय क्या योगदान है वो चीज़ बताएंगे। देखिए आगे निष्कर्षण लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में विद्यालय का उतना ही महत्व है जितना कोई मोटर गाड़ी में पेट्रोल की होती है। देखिए एकदम जरूरी है कि बिना मोटर गाड़ी के बिना पेट्रोल के मोटर गाड़ी नहीं चल सकता है। वैसे ही क्या है कि वर्तमान समय में बिना मतलब शिक्षा के क्या होता है, मतलब विद्यालय की क्या है, समाज अच्छा से ग्रोथ मतलब अच्छा नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ कहा गया है कि वर्तमान समय विद्यालय का उतना ही महत्व है जितना कोई मोटर गाड़ी में पेट्रोल की होती है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और ये भी जानते हैं कि एक अच्छा नियोजित शिक्षा विद्यालय में ही मिल सकती है। थैंक यू। तो पार्ट 2 में आपको विद्यालय का योगदान सामाजिकरण कैसे करता है, सामाजिकरण कैसे होता है वो चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू।